न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद शाम की खबरों की ओर। एक नजर आज की हेडलाइंस में। आंख खोलकर देख ले पाकिस्तान, बलूच लड़ाके ऐसे बनाते पाक सैनिकों की हत्या का प्लान। मेक इन इंडिया का यह लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपनी एक्शन में भी नहीं आया और चीन मच गई। पाकिस्तान को चारों खारे चित किया। यमनों की कासगंज में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर हुई। यूएई ने बांग्लादेश को दूसरी T20 में हराकर रचा नया इतिहास। तो खबरें विस्तार से। आंख खोलकर देख ले पाकिस्तानी, बलूच लड़ाके ऐसे बनाते हैं पाक सैनिकों की हत्या का प्लान। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सैनिकों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन का एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में बलूच लड़ाके पाक सैनिकों को मारने के लिए आईडी ब्लास्ट को सेट कर रहे हैं। वीडियो में दो बलूच लड़ाके सबसे पहले आईडी बम को सेट करने के लिए तैयार कर रहे हैं। सेट करने के बाद वो उस बम को जमीन के नीचे रखा जाता है। बलूच लड़ाकों ने इस ऑपरेशन का नाम हरोफ 2.0 रखा है। बलूच लड़ाकों का कहना है कि इस ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तानी सैनिकों को सबक सिखाया जा रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी हर दिन 2-3 हमले कर रही है। यह हमला सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी का कहना है कि जब तक पाकिस्तान की सरकार ज्यादती करती रहेगी तब तक उस पर हमला होता रहेगा। हमले के लिए बलूच लड़ाके अफगानिस्तान से आए हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल अमेरिका के जाने के बाद अफगानिस्तान में अमेरिकी हथियार छूट गए थे, जो तालिबान के जरिए बलूच लड़ाकों के हाथों में आ गए। पाकिस्तान सैनिकों के जुल्म को खत्म करने के लिए बलूच लड़ाके आईडी ब्लास्ट से ज्यादातर अटैक कर रहे हैं। आईडी ब्लास्ट के जरिए पिछले 1 महीने में पाकिस्तान के 20 सैनिक मारे जा चुके हैं। इस पूरे साल में पाकिस्तान की सेना ने 80 से ज्यादा जवान अब तक। बलूच लड़कों ने खुलकर पाक सेना के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ब्लास्ट के तुरंत बाद लड़ाके वीडियो जारी कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तानी सेना की औकात दिखाई जा सके। छल्लो पूनानी कुआ गट्टो शहरादम का गुलाने साई मादा मोहकम फिगरा बुलाने। वतन में ईमाने, वतन में ईमाने, वतन में ईमाने, वतन में ईमाने। माँ जंगी कनू, माँ जंगी कनू, माँ जंगी कनू, माँ जंगी कनू। वतन में ईमाने, वतन में ईमाने। Kurban. Nadir Prashiyan nama. Vision bola vision. जंगी कनू, माँ जंगी कनू, माँ जंगी कनू, माँ जंगी कनू। वतन में ईमाने, वतन में ईमाने। Burada bir o burada. Nadir Prashiyan nama, Nadir Kurban.
मातंगी कनू शकीले फरमाने वतन में ईमाने शकीले फरमाने वतन में ईमाने माँ जंगी कनो माँ जंगी कनो माँ जंगी कनो माँ जंगी कनो वतन में ईमाने। बढ़ते अगली खबर की ओर। मेक इन इंडिया का यह लड़ाकू हेलीकॉप्टर अभी एक्शन में भी नहीं आया, चीन में मच गई खलबली। आजकल चीन में भारतीय वायु सेना के नए हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड की चर्चा हो रही है। मार्च में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 7.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा मूल्य के 156 हेलीकॉप्टरों के ऑर्डर को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य 5000 मीटर और उससे ज्यादा ऊंचाई पर संचालन करना है। इसके जरिए भारत अपनी पहुंच उन ऊंचे इलाकों तक ले जाना चाहता है जहां चीन और पाकिस्तान के साथ उसके मुद्दे हैं। भारत सेना के पास अभी ये हेलीकॉप्टर ठीक से आए भी नहीं है कि चीन में इन पर चर्चाएं चल रही। एक चीनी सैन्य पत्रिका ने दावा किया है कि भारत का नया प्रचंड लड़ाकू हेलीकॉप्टर चीन के जेट 10 हमलावर हेलीकॉप्टर के लिए आसान होगा। पत्रिका ने इस बात को खारिज कर दिया है कि भारत अपने पड़ोसियों के खिलाफ उच्च ऊंचाई वाले अभियानों में इस विमान का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इस बात पर चर्चा अभी से हो रहा है। इस बात का संकेत है कि चीनी सेना भारतीय वायुसेना के हथियारों पर नजर रख रही है। इस बीच LCH प्रचंड भारत का पहला अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसे सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने घरेलू स्तर पर डिजाइन और निर्मित किया है। इसे हवा से जमीन पर हमला करने वाले मिशनों के लिए डिजाइन किया गया, जिसे एंटी टैंक, एंटी इन्फेंट्री और क्लोज एयर सपोर्ट शामिल है। बढ़ते अगली खबर की ओर। पाकिस्तान को चारों खाने चित किया सीएम योगी का कासगंज में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बोले। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कासगंज में कई परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि ये नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है। योगी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को जवाब दिया गया। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि दुश्मन देश को चारों खाने चित किया गया। दबाकर ये शुभ कार्य संपन्न करें। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आपकी दाईं तरफ लगे शिलापटों का अनावरण धीरे धीरे हटता हुआ और ये सौगात जनपद कासगंज को समर्पित होती हुई। जी हाँ, जोरदार तालियां देखिए। आपके दाहिनी तरफ शिलापटों से अनावरण हटता हुआ और प्रगति के पथ पर अग्रसर हमारा ये कासगंज विकास की नई गति को अपने उस नए रूप में प्रतिपादित करता जनपद कासगंज। बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। 726 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास, जिसमें की नवनिर्मित पुलिस लाइन भी। बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं जनपद कासगंज के निवासियों को। और इसके पश्चात जैसे कि हम सभी जानते हैं, विभिन्न विभाग से जुड़े हुए तमाम योजनाओं के लाभार्थियों को वितरण सामग्री प्रदान करने के लिए एक बार पुनः परम आदरणीय श्रद्धेय श्री माननीय मुख्यमंत्री जी को शत नमन करते हुए, सादर अनुरोध करते हुए, सावधान आमंत्रित करते हुए कि अपने कर कमलों से लाभार्थियों को वितरण सामग्री प्रदान करने की कृपा करें। सर्वप्रथम पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत श्री चंद्रभान सिंह जी, आपको प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। चंद्रभान सिंह जी। और इसके पश्चात सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के अंतर्गत श्री नत्थू सिंह जी। और इसके पश्चात टैबलेट वितरण योजना के तहत दिव्यांग सोलंकी, आपको टैबलेट प्रदान की जाती है। जोरदार तालियां सभी लाभार्थियों के लिए। विभिन्न योजनाओं के तहत स्वरोजगार योजना के अंतर्गत बालाजी आजीविका स्वयं सहायता समूह कुमारी रिंकी, आप देख रहे हैं, जूट की डॉल आपने बनाई थी, प्रमाण पत्र आपको प्रदान किया जाता है। देखिए स्क्रीन पर जूट की डॉल दिखाई जा रही है। जोरदार तालियां रिंकी
आपको प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास की चाबी प्रदान की जाती है श्रीमती सुनीता देवी जी को। और इसी क्रम में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 5 लाख का चेक आपको प्रदान किया जाता है बबलू यासीन जी को नमकीन उद्योग के लिए, और 10 लाख रचना बघेल जी को आपको ब्यूटी पार्लर के उद्योग के लिए आपको प्रदान किया जाता है। जोरदार तालियां महिला सशक्तिकरण के लिए। स्वामित्व योजना के तहत घरौनी प्रमाण पत्र श्री जयचंद जी को प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत श्रीमती सन्नो आपको आवास की चाबी प्रदान की जाती है। एक बार जोरदार तालियां सभी लाभार्थियों के लिए। आयुष्मान कार्ड योजना के तहत जनाब सिराजुद्दीन आपको आयुष्मान कार्ड प्रदान किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां सभी लाभार्थियों के लिए। श्री सुनहरी लाल जी आपको भी आयुष्मान कार्ड प्रदान किया जाता है। इसी क्रम में श्री धर्मेंद्र जी आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड प्रदान किया जाता है। इसके पश्चात मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सिमरन कोविड-19 के तहत आपके पिताश्री के डेथ के पश्चात आपको लैपटॉप प्रदान किया जाता है शिक्षा के इस नई कड़ी को जोड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, परम आदरणीय श्रद्धेय श्री माननीय मुख्यमंत्री जी का कि अपने कर कमलों से लाभार्थियों को वितरण सामग्री प्रदान करने के लिए जोरदार तालियों के साथ अभिवादन। भगवान वरा की इस पावन भूमि पर आज 191 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से 26 हेक्टेयर में वितरित नवनिर्मित पुलिस लाइन का लोकार्पण परम आदरणीय श्रद्धेय श्री माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से संपन्न हुआ, जिसके लिए बस जोरदार तालियों के साथ स्वागत। तो आइए देखते हैं हमारे इस नवनिर्मित पुलिस लाइन पर आधारित एक छोटी सी लघु फिल्म। जनपद पुलिस का केंद्र बिंदु पुलिस लाइन शौर्य, पराक्रम, अनुशासन एवं कर्तव्य परायणता का बोध कराती है। ये परिसर पुलिस की शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। नवसृजित जनपद कासगंज में पुलिस लाइन निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 25.63 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित कर वर्ष 2018 में पुलिस लाइन का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। पुलिस कर्मियों की सुख सुविधाओं एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इस परिसर का निर्माण सृजित किया गया है। नवनिर्मित पुलिस लाइन के अंतर्गत न केवल प्रशासनिक भवनों का बल्कि पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवासीय भवनों के भी निर्माण किए गए हैं। इस एकीकृत परिसर में अनुशासन एवं ड्रिल के लिए परेड ग्राउंड बनाए गए, तो जवानों एवं उनके परिजनों की फिटनेस के लिए खेल का मैदान, आधुनिक सुविधा युक्त जिम व बैडमिंटन हॉल का भी निर्माण किया गया। इस परिसर में प्रशासनिक भवन, क्वार्टर गार्ड, जिला नियंत्रण कक्ष, अस्पताल, ऑडिटोरियम, मल्टीपर्पज हॉल, जिम, कैंटीन, पुलिस मॉडर्न स्कूल, लाइब्रेरी, परिवहन शाखा, राजपत्रित या अराजपत्रित अधिकारियों के लिए गेस्ट हाउस के साथ साथ अपर पुलिस अधीक्षक व पुलिस उपाधीक्षक के 5 आवास, प्रतिसार निरीक्षक के 1 आवास, निरीक्षक अथवा उप निरीक्षक स्तर के 96 आवास, मुख्य आरक्षी अथवा आरक्षी स्तर के 240 आवासों के निर्माण सहित 1000 जवानों की क्षमता की 5 बैरकों के निर्माण किए गए हैं। इन सभी बैरकों में जवानों के लिए अलग अलग भोजनालय के भी निर्माण किए गए हैं। यहाँ पर रिक्रूट आरक्षी प्रशिक्षण केंद्र के संचालन की व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस लाइन परिसर में उत्कृष्ट निर्माण कार्य हेतु 191.01 करोड़ की धनराशि प्रदत्त की गई, जिसका निर्माण कार्य पुलिस आवास निर्माण निगम उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया। नवनिर्मित पुलिस लाइन कासगंज का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से आज किया जा रहा है। लगभग 65 एकड़ के विशालकाय क्षेत्रफल में नवनिर्मित पुलिस लाइन परिसर कासगंज पुलिस विभाग एवं उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है।
इस अद्वितीय पुलिस लाइन परिसर के निर्माण के लिए कासगंज जनपद एवं पुलिस परिवार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ बधाई हो। आप सभी को बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं और दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री के। अपनी मेहनत, लगन, परिश्रम और कुशल नेतृत्व और साथ ही साथ अपनी अद्भुत और अनोखी कार्यशैली से सभी के हृदय में अपना स्थान बनाने वाले और सभी के जीवन को सरल और सहज बनाने वाले, अपनी गरिमामय उपस्थिति से वैश्विक पटल पर उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को शत शत नमन करते हुए, सादर आमंत्रित करते हुए, साथ सम्मान अनुरोध करते हुए कि अपने आशीर्वचन से हम सभी को अंकित करने की कृपा करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जनपद कासगंज की 724 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, कासगंज के प्रभारी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, उत्तर प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री देवेंद्र सिंह राजपूत जी, हरिओम वर्मा जी, विधान परिषद सदस्य श्री रजनीकांत माहेश्वरी जी, मानवेंद्र सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रत्नेश कश्यप जी, पूर्व सांसद श्री राजवीर सिंह राजू भैया, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री ब्रज बहादुर जी, प्रदेश मंत्री श्रीमती पूनम बजाज जी, जिलाध्यक्ष नीरज शर्मा जी, कासगंज की नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष श्रीमती मीना माहेश्वरी जी, अध्यक्ष नगरपालिका परिषद सोरो श्री रामेश्वर दयाल मोहरे जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री प्रशांत कुमार जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, प्रशासन और पुलिस के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, कासगंज से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज ये मेरा सौभाग्य है कि श्री हरि विष्णु के 12 अवतार की इस पावन धरा को नमन करने, भारत के ज्ञान की परंपरा को सांख्य दर्शन के रूप में आम जनमानस को एक नई प्रेरणा और प्रकाश प्रदान करने वाले महर्षि कपिल की इस पावन धारा को मुझे नमन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर कासगंज वासियों को 724 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी मिल रही है।
इसके लिए कासगंज के जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए यहां की जनता जनार्दन का मैं अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं बधाई देता हूं कासगंज वासियों को कि आज इतनी परियोजनाएं आपको प्राप्त हो रही हैं। कासगंज याद करिए, जब सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया आगे चल रही थी, भगवान श्री विष्णु का तृतीय अवतार 12 भगवान के रूप में इसी धरती पर, सोरों की धरती पर, इस धरा के कल्याण के लिए अवतरित होते हैं। सोरों की इस पावन धरा को, जो कासगंज जनपद की पावन धरा है, इसको नमन करता हूं। और ये हमारा सौभाग्य है कि सोरों के इस आध्यात्मिक महत्व को हमारी डबल इंजन की सरकार ने समझा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विरासत और विकास के इस कार्यक्रम को हम लोगों ने समझा ही है, बल्कि उसको प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन कैसे होना चाहिए, आज सोरों के अंदर चल रही विकास की परियोजनाएं, कासगंज के अंदर चलने वाली विकास की परियोजनाएं उसका उदाहरण है। और उन्हीं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आज मुझे आपके इस जनपद में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं कासगंज वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहनों और भाइयों, यूनिफॉर्म की क्या कीमत होती है और उसका क्या महत्व होता है, आपने अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान की कमर को तोड़ने वाले भारत माता के बहादुर जवानों के शौर्य के माध्यम से देखा होगा। आपने देखा होगा कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करते हुए उसको उसकी ही औकात में लाने का काम किया है। अगर हमारे पास मजबूत सेना नहीं होती, भारत माता के पास बहादुर जवान नहीं होते, तो पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के रहते हुए देश की जनता कैसे सुरक्षित रहती, कैसे सुरक्षित रहती। अब तो भारत ने बता दिया है कि अगर हमारे एक नागरिक को भी छेड़ोगे तो अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे, अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे। और आज पाकिस्तान दुनिया के अंदर गुहार लगा रहा है कि जान बख्श दो एक बार। बहनों और भाइयों, ये इसलिए क्योंकि पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सेना के आधुनिकीकरण को लेकर के, सेना के सुदृढ़ीकरण को लेकर के लगातार कार्य हुए हैं। और इसीलिए भारत की सेना दुश्मन के किसी भी प्रकार का मुकाबला करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। अगर कभी दुश्मन ने कोई जरूरत की तो उसके घर में घुस करके, उसको मार करके उसका काम तमाम करने की पूरी क्षमता भारतीय सेना के पास है। बहनों और भाइयों, जो काम देश की सुरक्षा के लिए सेना का है, उसी प्रकार का कार्य आंतरिक सुरक्षा में कानून का राज स्थापित करने में पुलिस की हुई होती है। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश कोई सुरक्षित नहीं था। सायंकाल होते होते सड़कों पर कर्फ्यू जैसा दृश्य दिखाई देता था। उपद्रवी और उत्पाती सड़कों पर आकर तांडव करते थे। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। हर तीसरे दिन एक दंगा होता था।
पर्व और त्योहार के पहले ही लोगों के घर में, लोगों के मन में एक आशंका आ जाती थी, पता नहीं अब क्या होगा, अब क्या होगा। प्रदेश में विकास ठप हो गया था, एक तरफ उपद्रव और दूसरी तरफ अंधेरा। इन दोनों के बीच का समन्वय था समाजवादी पार्टी और पहले की 2017 की पहले की सरकारें। वे गुंडों के साथ मिलकर के प्रदेश में अराजकता फैलाते थे, कानून के लिए संकट खड़ा करते थे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे, सज्जनों को प्रताड़ित करते थे, दुर्जनों का महिमा मंडन करते थे। यही पिछली सरकारों का कार्य था। और जब विकास एजेंडे में नहीं होता है तो फिर सरकार कुछ कर नहीं सकती। याद करिए, कासगंज जनपद का निर्माण 2008 में हुआ था। 2008 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। उसके बाद 5 वर्ष समाजवादी पार्टी की सरकार रही। बहनों और भाइयों, पुलिस लाइन जो पुलिस की व्यवस्था की बुनियादी आवश्यकता होती है, इसके लिए न जमीन दी गई न पैसा दिया गया। और केवल कासगंज नहीं, उत्तर प्रदेश के लगभग 12 जनपद ऐसे थे जिनमें जिला मुख्यालय नहीं थे, पुलिस लाइन नहीं थी, डीएम और एसपी भी किसी ब्लॉक में बैठने के लिए मजबूर होते थे। बुनियादी सुविधाओं के अभाव में कैसे 25 करोड़ जनता की कोई सुरक्षा करता। लेकिन आज उत्तर प्रदेश पुलिस देश के अंदर एक मॉडल के रूप में देखी जा रही है, एक मॉडल के रूप में आधुनिक सुविधाओं से युक्त, हर प्रकार के संसाधनों से युक्त। और माफिया का तो काल ही बन गई है पुलिस। अब माफिया पैरेलल, एक समानांतर सरकार नहीं चला सकता, किसी गरीब की प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर सकता, सज्जन शक्ति को प्रताड़ित नहीं कर सकता, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे सेंध नहीं लगा सकता है। अगर लगाएगा तो उसे मालूम है अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा और फिर राम नाम सत्य है कि यात्रा निकलनी प्रारंभ हो जाएगी। बहनों और भाइयों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। आज मुझे 191 करोड़ रुपए की लागत से बने हुए कासगंज के अत्याधुनिक पुलिस लाइन के लोकार्पण का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। ये लोकार्पण केवल एक पुलिस के लिए नहीं, पुलिस के लिए यहां अत्याधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। 1000 बैरक बनाए गए हैं, 1000 पुलिस कार्मिकों के लिए बैरक बनाए गए हैं। यहां पर पुलिस के जुड़े हुए अधिकारियों के लिए आवासीय सुविधा भी दी गई है। पुरुष हो या महिला कांस्टेबल या अधिकारीगण, इन सबके लिए सुविधाएं दी गई हैं। ऑडिटोरियम भी बनाया गया है। लेकिन साथ साथ यहां पर पुलिस की वे आधुनिक सुविधाएं भी इनको प्राप्त हो रही हैं जो एक आधुनिक पुलिस को प्राप्त होने चाहिए। और ये मॉडल बना है। उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम ने एक समय सीमा के अंदर इसे निर्माण करते हुए आज समर्पित किया है और यह कार्यक्रम अनवरत रूप से आगे बढ़ेगा। अब पुलिसकर्मी भी टूटे हुए एस्बेस्टस के बैरक में नहीं रहेंगे, बल्कि हाई राइज बिल्डिंग के किसी अच्छे शानदार आवासीय सुविधाओं से युक्त बैरक में रह करके सुरक्षा का शानदार मॉडल खड़ा करेंगे। यह पुलिस लाइन कासगंज इसका एक उदाहरण बनकर के उतरी है।
मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश पुलिस को, उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम को और कासगंज पुलिस को हृदय से बधाई देता हूं, जो इन सभी सुविधाओं का लाभ आज यहां प्राप्त करने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज यहां पर कासगंज के अनेक परियोजनाओं की सौगात भी कासगंज विद्यालय, बहनों और भाइयों, यह प्री प्राइमरी से लेकर के 12वीं तक होगा और हमारा प्रयास होगा पहले चरण में जनपद स्तर पर, दूसरे चरण पे तहसील स्तर पर, तीसरे चरण में ब्लॉक स्तर पर, चौथे चरण में न्याय पंचायत स्तर पर विद्यालयों की एक श्रृंखला खड़ी होगी और उत्तर प्रदेश के गरीब का बच्चा भी आधुनिक शिक्षा से युक्त होकर के देश के विकास में अपना योगदान देगा। शिक्षा के साथ साथ आज यहां पे स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के साथ साथ यहां की सड़कों के लिए, पर्यटन विकास के लिए, पेयजल के लिए, नगरीय विकास के लिए और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समग्र विकास की अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए आज इन सभी 724 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात कासगंज वासियों को अर्पित करते हुए मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं धन्यवाद दूंगा अपने माननीय जनप्रतिनिधियों को, जिन्होंने रुचि लेकर के यहां की विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया है और रुचि लेकर के इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। बहनों और भाइयों, विकास ऐसे ही बढ़ता है। शोरों का पर्यटन विकास होगा। याद करिए, शोरों का महत्व वही है जो आज संभल का महत्व है। अब तो आप समझ गए होंगे संभल के महत्व को। वहां भी भगवान श्री हरि विष्णु का कल्कि अवतार की भूमि है और ये सोरो श्री हरि विष्णु का 12 अवतार की भूमि, ये तीसरा अवतार है। याद करिए, सोरो तीसरा अवतार है और संभल 10वां अवतार है। श्री हरि विष्णु का ही अवतार भगवान श्री कृष्ण भी हुए और श्री हरि विष्णु का ही अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी हुए। ये सभी श्री हरि विष्णु के, जिन्होंने इस सृष्टि के कल्याण के लिए समय समय पर अवतार लेकर के मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हुए धर्म की संस्थापना के लिए इस धराधाम पर आए हैं। पर्यटन विकास के माध्यम से, जैसे आज अयोध्या का विकास हुआ है, जैसे आज मथुरा वृंदावन के समग्र विकास की एक बड़ी कार्य योजना को लेकर के हम आगे बढ़े हैं, ऐसे ही सोरो के विकास के कार्यक्रम को लेकर के भी हम आगे बढ़ेंगे। इसके माध्यम से कासगंज का विकास होगा। जैसे प्रयागराज महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जन आकर के वहां पे आस्था के अभिव्यक्ति को भी प्रदर्शित किए, लेकिन आस्था को आर्थिकी के साथ जोड़ा जा सके, इसका उदाहरण प्रयागराज ने दिया है। ऐसे ही आपका सोरो भी देगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, विकास की इन सभी परियोजनाओं के लिए आगे बढ़ते हुए कासगंज वासियों को इस बात के लिए आश्वासन देते हुए आज मुझे यहां बताते हुए प्रसन्नता है, यहां पे कुछ प्रस्ताव हमारे जनप्रतिनिधियों ने हमें दिए हैं। इसमें ये प्रस्ताव मुख्य रूप से एक कासगंज का है, नदई पुल का सुंदरीकरण और उसके पुनरुद्धार की योजना का है, कासगंज की पौराणिक परंपरा को एक म्यूजियम के रूप में सजोने का है और म्यूजियम के रूप में सजोने की इन परियोजनाओं के लिए हम अपनी सहमति दे रहे हैं। कासगंज वासियों में अपनी पौराणिक परंपरा के बारे में इस बात की जानकारी हो सके। नगर पंचायत सोहावर ये अमापुर का है, यहां पर बाईपास के निर्माण का कार्य होगा और साथ साथ दरियागंज में झील के सुंदरीकरण के प्रस्ताव को भी हम आमंत्रित कर रहे हैं। ये सभी प्रस्ताव आते हैं तो
कासगंज जनपद को समग्र विकास की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। एक बार फिर से कासगंज की इस नवीन पुलिस लाइन के उद्घाटन कार्यक्रम, कासगंज की 724 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए मैं सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं। कासगंज वासियों को मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए मैं विश्वास करता हूं कि सुरक्षा और विकास का, सुरक्षा और सुशासन का, विरासत और विकास का जो डबल इंजन सरकार का समन्वय है, इस समन्वय को आगे बढ़ाने के लिए आप सदैव तत्पर होकर के कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने प्रेरणादायक संबोधन से हम सभी को अन्वित कर रहे थे परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। जोरदार तालियां। बढ़ती अगली खबर। यूएई ने बांग्लादेश को दूसरे टी20 में हरा कर रचा नया इतिहास। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है, यानी जो टीम पूरे मुकाबले में प्रबल नजर आ रही होती है वो भी आखिरी में मुकाबला हार जाती है। कुछ ऐसा ही संयुक्त अरब अमीरात बनाम बांग्लादेश मुकाबले में देखने को मिला, जहां यूएई ने बांग्लादेश को 2 विकेट से हरा दिया। सोमवार को बांग्लादेश के खिलाफ टी20 मैच में 206 रनों का लक्ष्य पीछा करते हुए यूएई ने शानदार जीत दर्ज करते हुए इतिहास रच दिया। यूएई को आखिरी 12 गेंदों में जीत के लिए 29 रनों की जरूरत थी। 19वें ओवर में पासा पलट गया, जिससे यूएई की जीत की उम्मीदें जग गई। 19वां ओवर शरीफुल इस्माइल ने फेंका। उन्होंने पहली ही गेंद में अलीशान शराफ को आउट कर दिया। उसके बाद ध्रुव ने दूसरी गेंद पर छक्का लगाया और टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचा, लेकिन तंजीम हसन शाकिब ने तीसरी गेंद पर उन्हें बोल्ड कर मैच का रोमांच बढ़ा दिया। जानकारी के लिए बता दें कि यूएई क्रिकेट टीम की बांग्लादेश के खिलाफ यह पहली टी20 जीत है। इससे पहले खेले गए तीनों मैच बांग्लादेश ने जीते। Up and over. They're looking for the second. Will they come back? No, they won't. Yes, no, yes, no. Have they made it in time? And a famous night in UAE cricket. Yeah, the expression tells you all what it means to this young UAE side. They fell short in the first T20 international, but they learnt from the... क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है, यानी जो टीम पूरे मुकाबले में प्रबल नजर आ रही होती है वो भी आखिरी में मुकाबला हार जाती है। कुछ ऐसा ही संयुक्त अरब अमीरात बनाम बांग्लादेश मुकाबले में देखने को मिला, जहां यूएई ने बांग्लादेश को 2 विकेट से हरा दिया। सोमवार को बांग्लादेश के खिलाफ टी20 मैच में 206 रनों का लक्ष्य पीछा करते हुए यूएई ने शानदार जीत दर्ज करते हुए इतिहास रच दिया। यूएई को आखिरी 12 गेंदों में जीत के लिए 29 रनों की जरूरत थी। 19वें ओवर में पासा पलट गया, जिससे यूएई की जीत की उम्मीदें जग गई। 19वां ओवर शरीफुल इस्माइल ने फेंका। उन्होंने पहली ही गेंद में अलीशान शराफ को आउट कर दिया। उसके बाद ध्रुव ने दूसरी गेंद पर छक्का लगाया और टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचा, लेकिन तंजीम हसन शाकिब ने तीसरी गेंद पर उन्हें बोल्ड कर मैच का रोमांच बढ़ा दिया। जानकारी के लिए बता दें कि यूएई क्रिकेट टीम की बांग्लादेश के खिलाफ यह पहली टी20 जीत है। इससे पहले खेले गए तीनों मैच बांग्लादेश ने जीते। Up and over. They're looking for the second. Will they come back? No, they won't. Yes, no, yes, no. Have they made it in time? And a famous night in UAE cricket. Yeah, the expression tells you all what it means to this young UAE side. They fell short in the first T20 international, but they learnt from the... क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है, यानी जो टीम पूरे मुकाबले में प्रबल नजर आ रही होती है वो भी आखिरी में मुकाबला हार जाती है। कुछ ऐसा ही संयुक्त अरब अमीरात बनाम बांग्लादेश मुकाबले में देखने को मिला, जहां यूएई ने बांग्लादेश को 2 विकेट से हरा दिया। सोमवार को बांग्लादेश के खिलाफ टी20 मैच में 206 रनों का लक्ष्य पीछा करते हुए यूएई ने शानदार जीत दर्ज करते हुए इतिहास रच दिया। यूएई को आखिरी 12 गेंदों में जीत के लिए 29 रनों की जरूरत थी। 19वें ओवर में पासा पलट गया, जिससे यूएई की जीत की उम्मीदें जग गई। 19वां ओवर शरीफुल इस्माइल ने फेंका। उन्होंने पहली ही गेंद में अलीशान शराफ को आउट कर दिया। उसके बाद ध्रुव ने दूसरी गेंद पर छक्का लगाया और टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचा, लेकिन तंजीम हसन शाकिब ने तीसरी गेंद पर उन्हें बोल्ड कर मैच का रोमांच बढ़ा दिया।
जानकारी के लिए बता दें कि यूएई क्रिकेट टीम की बांग्लादेश के खिलाफ यह पहली T20 जीत है। इससे पहले खेले गए तीनों मैच बांग्लादेश ने जीते। Up and over. They're looking for the second. Will they come back? No, they won't. Yes, no, yes, no. Have they made it in time? And a famous night in UAE cricket. Yeah, the expression tells you all what it means to this young UAE side. They fell short in the first T20 international, but they learnt from the... बढ़ते अगली खबर की ओर। आईपीएल अभिषेक शर्मा को पसंद नहीं आया नोटबुक सेलिब्रेशन। सनराइजर्स हैदराबाद ने जाते जाते लखनऊ सुपर जायंट्स को प्लेऑफ से बाहर कर दिया। आईपीएल 2025 के 61वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने लखनऊ को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। हैदराबाद के लिए अभिषेक शर्मा ने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी की। इस दौरान उन्होंने स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई के एक ओवर में 4 छक्के जड़कर 26 रन बना दिए, जिसके बाद लखनऊ के लिए 8वां ओवर दिग्वेश राठी लेकर आए। इस ओवर में तीसरी गेंद में दिग्वेश राठी ने अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया। इस दौरान राठी ने अपना पॉपुलर नोटबुक सेलिब्रेशन किया। इसी बीच अभिषेक शर्मा और दिग्वेश राठी के बीच देखते ही देखते जोरदार बहस हो गई। वीडियो में देखा गया कि अभिषेक को दिग्वेश राठी के अंदाज वाला सेलिब्रेशन पसंद नहीं आया। जब अभिषेक आउट होकर पवेलियन की तरफ जा रहे थे, उसी वक्त दोनों के बीच तगड़ी बहस हो गई। हालांकि इस बीच में लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत समेत अन्य खिलाड़ियों ने बीच बचाव किया। वहीं अंपायरों ने भी मामले को शांत करने की कोशिश की। Please unmute your mic, promote your handle. Yes, promote. Hello, good evening. Good evening, everyone. I'm Nini J, speaking from Nigeria. You guys should do well to follow. I'm definitely going to. बढ़ते अगली खबर क्या? भारतीय अंडर 19 फुटबॉल टीम ने चैंपियनशिप के खिताब पर भारत ने जमाया कब्जा। भारतीय अंडर 19 फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप में बांग्लादेश को हराकर खिताब पर कब्जा जमाया है। पेनल्टी शूटआउट से भारतीय टीम ने 4-3 से जीत दर्ज और इस चैंपियनशिप के खिताब को बरकरार रखा। नियमित समय के बाद मुकाबला 1-1 से बराबर था, जिससे नतीजे के लिए पेनल्टी शूटआउट का सहारा लेना पड़ा। सैफ अंडर 19 का फाइनल मुकाबला काफी मजेदार रहा। अरुणाचल प्रदेश में खेले गए इस फाइनल मुकाबले में भारत के लिए कप्तान सिगमयूम शामी ने दूसरे मिनट में ही गोल कर टीम को बढ़त दिला दी। उसके बाद बांग्लादेश के लिए 61वें मिनट पर मोहम्मद जाय के गोल करके इस स्कोर की बराबरी कर ली। भारत के लिए पेनल्टी शूटआउट की शुरुआत अच्छी नहीं रही। हालांकि बिबियानो फर्नांडीज की टीम ने हार नहीं मानी। उसके बाद बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुद्दा फैसल का गोल सफल नहीं हो पाया तो यह भारत के पक्ष में आ गया। उसके बाद से भारत ने पकड़ बना ली। बढ़ते अगली खबर क्या? कांस में 80 साल की शर्मिला टैगोर और 77 की सिमी ग्रेवाल का डेब्यू। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल्स में शुमार कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 इन दिनों सुर्खियों में। अलग अलग देशों के सितारे अपने फैशन और फिल्मी के जरिए यहाँ ध्यान खींच रहे। इस बीच भारतीय सिनेमा की 2 दिग्गज अभिनेत्रियां शर्मिला टैगोर और सिमी ग्रेवाल ने भी कांस के रेड कार्पेट पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। दरअसल वह महान निर्देशक सत्यजीत रे की 1970 की क्लासिक फिल्म अरनियर दिन रात्रि की 4K रिस्टोर्ड वर्जन की स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए फेस्टिवल में शामिल हुई। इस प्रतिष्ठित फिल्म को हॉलीवुड निर्देशक वेस एंडरसन ने प्रस्तुत किया, जो सत्यजीत रे के लंबे समय से प्रशंसक हैं। स्क्रीनिंग से पहले दोनों अभिनेत्रियों को स्पाइक ली की फिल्म हाईएस्ट टू लोएस्ट के रेड कार्पेट पर भी देखा गया, जहां एक तरफ कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर शर्मिला टैगोर ने
पन्ना हरे रंग की सिल्क साड़ी पहनी जिसमें गोल्ड जरी बॉर्डर था। 80 वर्ष की उम्र में भी उनका अंदाज बेहद रॉयल और ग्रेसफुल नजर आया। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल्स में शुमार कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 इन दिनों सुर्खियों में। अलग अलग देशों के सितारे अपने फैशन और फिल्मी के जरिए यहाँ ध्यान खींच रहे। इस बीच भारतीय सिनेमा की दो दिग्गज अभिनेत्रियां शर्मिला टैगोर और सिमी ग्रेवाल ने भी कांस के रेड कार्पेट पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। दरअसल वह महान निर्देशक सत्यजीत रे की 1970 की क्लासिक फिल्म अरण्येर दिन रात्रि की 4K रिस्टोर्ड वर्जन की स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए फेस्टिवल में शामिल हुई। इस प्रतिष्ठित फिल्म को हॉलीवुड निर्देशक वेस एंडरसन ने प्रस्तुत किया, जो सत्यजीत रे के लंबे समय से प्रशंसक हैं। स्क्रीनिंग से पहले दोनों अभिनेत्रियों को स्पाइक ली की फिल्म हाईएस्ट टू लोएस्ट के रेड कार्पेट पर भी देखा गया, जहां एक तरफ कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर शर्मिला टैगोर ने पन्ना हरे रंग की सिल्क साड़ी पहनी जिसमें गोल्ड जरी बॉर्डर था। 80 वर्ष की उम्र में भी उनका अंदाज बेहद रॉयल और ग्रेसफुल नजर आया। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल्स में शुमार कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 इन दिनों सुर्खियों में। अलग अलग देशों के सितारे अपने फैशन और फिल्मी के जरिए यहाँ ध्यान खींच रहे। इस बीच भारतीय सिनेमा की दो दिग्गज अभिनेत्रियां शर्मिला टैगोर और सिमी ग्रेवाल ने भी कांस के रेड कार्पेट पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। दरअसल वह महान निर्देशक सत्यजीत रे की 1970 की क्लासिक फिल्म अरण्येर दिन रात्रि की 4K रिस्टोर्ड वर्जन की स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए फेस्टिवल में शामिल हुई। इस प्रतिष्ठित फिल्म को हॉलीवुड निर्देशक वेस एंडरसन ने प्रस्तुत किया, जो सत्यजीत रे के लंबे समय से प्रशंसक हैं। स्क्रीनिंग से पहले दोनों अभिनेत्रियों को स्पाइक ली की फिल्म हाईएस्ट टू लोएस्ट के रेड कार्पेट पर भी देखा गया, जहां एक तरफ कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर शर्मिला टैगोर ने पन्ना हरे रंग की सिल्क साड़ी पहनी जिसमें गोल्ड जरी बॉर्डर था। 80 वर्ष की उम्र में भी उनका अंदाज बेहद रॉयल और ग्रेसफुल नजर आया। बढ़ते अगली खबर क्या, भारत अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर उद्योग मंत्री का बयान। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को भारत और अमेरिका के बीच होने वाले ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंगलवार को वाशिंगटन में अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक के पीयूष गोयल की बैठक हुई। इस बैठक में दोनों देशों के बीच प्रपोज्ड द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले फेज पर बातचीत में तेजी लाने के लिए चर्चा की है। गोयल ट्रेड एग्रीमेंट की वार्ता की प्रगति की समीक्षा के लिए मिनिस्टर लेवल मीटिंग के लिए वाशिंगटन में। मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि भारत और अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले फेज में तेजी लाने की दिशा में मंत्री हावर्ड लुटनिक के साथ सार्थक चर्चा हुई। गोयल व्यापार वार्ता के बारे में बातचीत करने के लिए मार्च में भी वाशिंगटन गए थे। मंत्री स्तरीय बैठक के बाद दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों के बीच विचार विमर्श होगा, जो 22 मई तक जारी रहे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को भारत और अमेरिका के बीच होने वाले ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंगलवार को वाशिंगटन में अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक के पीयूष गोयल की बैठक हुई। इस बैठक में दोनों देशों के बीच प्रपोज्ड द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले फेज पर बातचीत में तेजी लाने के लिए चर्चा की है। गोयल ट्रेड एग्रीमेंट की वार्ता की प्रगति की समीक्षा के लिए मिनिस्टर लेवल मीटिंग के लिए वाशिंगटन में। मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि भारत और अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले फेज में तेजी लाने की दिशा में मंत्री हावर्ड लुटनिक के साथ सार्थक चर्चा हुई। गोयल व्यापार वार्ता के बारे में बातचीत करने के लिए मार्च में भी वाशिंगटन गए थे। मंत्री स्तरीय बैठक के बाद दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों के बीच विचार विमर्श होगा, जो 22 मई तक जारी रहे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को भारत और अमेरिका के बीच होने वाले ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंगलवार को वाशिंगटन में अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक के पीयूष गोयल की बैठक हुई। इस बैठक में दोनों देशों के बीच प्रपोज्ड द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले फेज पर बातचीत में तेजी लाने के लिए चर्चा की है। गोयल ट्रेड एग्रीमेंट की वार्ता की प्रगति की समीक्षा के लिए मिनिस्टर लेवल मीटिंग के लिए वाशिंगटन में। मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि भारत और अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले फेज में तेजी लाने की दिशा में मंत्री हावर्ड लुटनिक के साथ सार्थक चर्चा हुई। गोयल व्यापार वार्ता के बारे में बातचीत करने के लिए मार्च में भी वाशिंगटन गए थे। मंत्री स्तरीय बैठक के बाद दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों के बीच विचार विमर्श होगा, जो 22 मई तक जारी रहे। बढ़ते अगली खबर क्या, मुंबई में निकलेगी सिंदूर यात्रा, सेना के शौर्य को महिलाएं देंगी सम्मान।
महाराष्ट्र में पहली बार एक अनोखी पहल के तहत महिला नेतृत्व में सिंदूर यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जो भारतीय सेना के साहस और ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित होगी। यह यात्रा मंगलवार को मुंबई के मनीष भवन गांव देवी से शाम 4:30 बजे शुरू। इस यात्रा का नेतृत्व वीर माता अनुराधा ताई और मंजू लोढ़ा करेंगे। इस आयोजन में 1500 से अधिक महिलाएं हिस्सा लेंगी, जिनमें शहीद सैनिकों की पत्नियां और परिवारजन, पूर्व सैनिक, समाज सेविकाएं, मराठी फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्रियां और अन्य सम्मानीय महिलाएं शामिल हो। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना द्वारा आतंकवाद के खिलाफ की गई एक सटीक और साहसिक कार्रवाई थी, जो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर की गई थी। यह यात्रा सेना के इस शौर्य को सम्मान देने और उनके प्रति एकजुटता दर्शाने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। महाराष्ट्र में पहली बार एक अनोखी पहल के तहत महिला नेतृत्व में सिंदूर यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जो भारतीय सेना के साहस और ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित होगी। यह यात्रा मंगलवार को मुंबई के मनीष भवन गांव देवी से शाम 4:30 बजे शुरू। इस यात्रा का नेतृत्व वीर माता अनुराधा ताई और मंजू लोढ़ा करेंगे। इस आयोजन में 1500 से अधिक महिलाएं हिस्सा लेंगी, जिनमें शहीद सैनिकों की पत्नियां और परिवारजन, पूर्व सैनिक, समाज सेविकाएं, मराठी फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्रियां और अन्य सम्मानीय महिलाएं शामिल हो। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना द्वारा आतंकवाद के खिलाफ की गई एक सटीक और साहसिक कार्रवाई थी, जो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर की गई थी। यह यात्रा सेना के इस शौर्य को सम्मान देने और उनके प्रति एकजुटता दर्शाने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। महाराष्ट्र में पहली बार एक अनोखी पहल के तहत महिला नेतृत्व में सिंदूर यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जो भारतीय सेना के साहस और ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित होगी। यह यात्रा मंगलवार को मुंबई के मनीष भवन गांव देवी से शाम 4:30 बजे शुरू। इस यात्रा का नेतृत्व वीर माता अनुराधा ताई और मंजू लोढ़ा करेंगे। इस आयोजन में 1500 से अधिक महिलाएं हिस्सा लेंगी, जिनमें शहीद सैनिकों की पत्नियां और परिवारजन, पूर्व सैनिक, समाज सेविकाएं, मराठी फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्रियां और अन्य सम्मानीय महिलाएं शामिल हो। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना द्वारा आतंकवाद के खिलाफ की गई एक सटीक और साहसिक कार्रवाई थी, जो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर की गई थी। यह यात्रा सेना के इस शौर्य को सम्मान देने और उनके प्रति एकजुटता दर्शाने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। बढ़ते अगली खबर क्या, आपकी छात्र विंग एएसएपी लॉन्च। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में बर्बाद हो रहे हैं सरकारी स्कूल। आम आदमी पार्टी अब अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रही है। साथ ही युवाओं के बीच में पकड़ को मजबूत करने के लिए पार्टी ने अब एक अहम कदम उठाया। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी की छात्र विंग को लॉन्च किया। केजरीवाल ने छात्र विंग एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स लॉन्च। स्टूडेंट विंग लॉन्च करने के दौरान अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और अवध ओझा भी मौजूद रहे। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मुझे खुशी है कि आज आम आदमी पार्टी का स्टूडेंट विंग एएसएपी लॉन्च हो रहा है। अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स क्या है? आज हमारे देश में बहुत समस्याएं हैं, खाने को नहीं। 75 साल बाद भी सड़कें, अस्पताल नहीं है, कोई खुश नहीं है। इन सभी समस्याओं की जड़ आज की राजनीति। वही उन्होंने हमला करते हुए कहा है कि इनकी सरकार बनते ही 3 महीने के अंदर फीस बढ़ गई, सरकारी स्कूलों को बर्बाद कर दिया गया है। जब हमारी सरकार बनी तो शिक्षा माफिया पर लगाम लगाई। ये बड़े लोग जो होते हैं इनसे लड़ाई लड़ी, लेकिन इनकी सरकार में स्कूलों के बाहर बाउंसर्स लगा दी। आम आदमी पार्टी अब अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रही है। साथ ही युवाओं के बीच में पकड़ को मजबूत करने के लिए पार्टी ने अब एक अहम कदम उठाया। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी की छात्र विंग को लॉन्च किया। केजरीवाल ने छात्र विंग एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स लॉन्च। स्टूडेंट विंग लॉन्च करने के दौरान अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और अवध ओझा भी मौजूद रहे। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मुझे खुशी है कि आज आम आदमी पार्टी का स्टूडेंट विंग एएसएपी लॉन्च हो रहा है। अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स क्या है? आज हमारे देश में बहुत समस्याएं हैं, खाने को नहीं। 75 साल बाद भी सड़कें, अस्पताल नहीं है, कोई खुश नहीं है। इन सभी समस्याओं की जड़ आज की राजनीति।
वहीं उन्होंने हमला करते हुए कहा है कि इनकी सरकार बनते ही 3 महीने के अंदर फीस बढ़ गई, सरकारी स्कूलों को बर्बाद कर दिया गया है। जब हमारी सरकार बनी तो शिक्षा माफिया पर लगाम लगाई। ये बड़े लोग जो होते हैं इनसे लड़ाई लड़ी, लेकिन इनकी सरकार में स्कूलों के बाहर बाउंसर्स लगा दी। आम आदमी पार्टी अब अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रही, साथ ही युवाओं के बीच में पकड़ को मजबूत करने के लिए पार्टी ने अब एक अहम कदम उठाया। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी की छात्र विंग को लॉन्च किया। केजरीवाल ने छात्र विंग एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स लॉन्च। स्टूडेंट विंग लॉन्च करने के दौरान अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और अवध ओझा भी मौजूद रहे। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मुझे खुशी है कि आज आम आदमी पार्टी का स्टूडेंट विंग एएसएपी लॉन्च हो रहा है। अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स क्या है? आज हमारे देश में बहुत समस्याएं हैं, खाने को नहीं, 75 साल बाद भी सड़कें, अस्पताल नहीं है, कोई खुश नहीं है। इन सभी समस्याओं की जड़ आज की राजनीति। वहीं उन्होंने हमला करते हुए कहा है कि इनकी सरकार बनते ही 3 महीने के अंदर फीस बढ़ गई, सरकारी स्कूलों को बर्बाद कर दिया गया है। जब हमारी सरकार बनी तो शिक्षा माफिया पर लगाम लगाई। ये बड़े लोग जो होते हैं इनसे लड़ाई लड़ी, लेकिन इनकी सरकार में स्कूलों के बाहर बाउंसर्स लगा दी। बढ़ते अगली खबर की ओर। पटना के अस्पताल में यूट्यूबर मनीष कश्यप को डॉक्टरों ने पीटा, प्राइवेट हॉस्पिटल में हुए भर्ती। बिहार के चर्चित यूट्यूबर और बीजेपी नेता मनीष कश्यप इस समय सुर्खियों में बने हुए। सोमवार को पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स यानी पीएमसीएच में उनके साथ जूनियर डॉक्टरों के एक ग्रुप ने मार पिटाई की। इसी के बाद अब मनीष कश्यप को एक निजी अस्पताल में एडमिट करा गया। मनीष कश्यप एक यूट्यूबर है और उन्होंने अस्पताल की गड़बड़ियों को अपना मोबाइल निकालकर शूट करना शुरू कर दिया। मनीष कश्यप शूटिंग कर रहे, इस पर एक जूनियर महिला डॉक्टर की नजर पड़ गई। महिला डॉक्टर ने मनीष कश्यप को इस पर टोका, लेकिन वो नहीं रुके। इसी के बाद दोनों के बीच बहस शुरू हुई, जो देखते ही देखते तीखी हो गई और फिर जूनियर डॉक्टरों का एक ग्रुप वहां इकट्ठा हो गया। इसी बीच जूनियर डॉक्टर का एक ग्रुप मौके पर पहुंचा और उसने मनीष कश्यप के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। जुबानी बहस मारपीट में बदल गई। साथ ही यह भी सामने आ रहा है कि आक्रोशित जूनियर डॉक्टर ने मनीष कश्यप के साथ पहले मारपीट की, इसके बाद उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया। साथ ही साथ उन्होंने जो वीडियो बनाए थे उसको भी मोबाइल से डिलीट करवा दिया गया। बिहार के चर्चित यूट्यूबर और बीजेपी नेता मनीष कश्यप इस समय सुर्खियों में बने हुए। सोमवार को पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स यानी पीएमसीएच में उनके साथ जूनियर डॉक्टरों के एक ग्रुप ने मार पिटाई की। इसी के बाद अब मनीष कश्यप को एक निजी अस्पताल में एडमिट करा गया। मनीष कश्यप एक यूट्यूबर है और उन्होंने अस्पताल की गड़बड़ियों को अपना मोबाइल निकालकर शूट करना शुरू कर दिया। मनीष कश्यप शूटिंग कर रहे, इस पर एक जूनियर महिला डॉक्टर की नजर पड़ गई। महिला डॉक्टर ने मनीष कश्यप को इस पर टोका, लेकिन वो नहीं रुके। इसी के बाद दोनों के बीच बहस शुरू हुई, जो देखते ही देखते तीखी हो गई और फिर जूनियर डॉक्टरों का एक ग्रुप वहां इकट्ठा हो गया। इसी बीच जूनियर डॉक्टर का एक ग्रुप मौके पर पहुंचा और उसने मनीष कश्यप के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। जुबानी बहस मारपीट में बदल गई। साथ ही यह भी सामने आ रहा है कि आक्रोशित जूनियर डॉक्टर ने मनीष कश्यप के साथ पहले मारपीट की, इसी के बाद उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया। साथ ही साथ उन्होंने जो वीडियो बनाए थे उसको भी मोबाइल से डिलीट करवा दिया गया। बिहार के चर्चित यूट्यूबर और बीजेपी नेता मनीष कश्यप इस समय सुर्खियों में बने हुए। सोमवार को पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स यानी पीएमसीएच में उनके साथ जूनियर डॉक्टरों के एक ग्रुप ने मार पिटाई की। इसी के बाद अब मनीष कश्यप को एक निजी अस्पताल में एडमिट करा गया। मनीष कश्यप एक यूट्यूबर है और उन्होंने अस्पताल की गड़बड़ियों को अपना मोबाइल निकालकर शूट करना शुरू कर दिया। मनीष कश्यप शूटिंग कर रहे, इस पर एक जूनियर महिला डॉक्टर की नजर पड़ गई। महिला डॉक्टर ने मनीष कश्यप को इस पर टोका, लेकिन वो नहीं रुके। इसी के बाद दोनों के बीच बहस शुरू हुई, जो देखते ही देखते तीखी हो गई और फिर जूनियर डॉक्टरों का एक ग्रुप वहां इकट्ठा हो गया। इसी बीच जूनियर डॉक्टर का एक ग्रुप मौके पर पहुंचा और उसने मनीष कश्यप के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। जुबानी बहस मारपीट में बदल गई। साथ ही यह भी सामने आ रहा है कि आक्रोशित जूनियर डॉक्टर ने मनीष कश्यप के साथ पहले मारपीट की, इसी के बाद उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया। साथ ही साथ उन्होंने जो वीडियो बनाए थे उसको भी मोबाइल से डिलीट करवा दिया गया। बढ़ते अगली खबर की ओर। शिवराज सिंह चौहान की राज्यों की कृषि मंत्रियों के साथ बैठक।
कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर, आधुनिक और समृद्ध बनाने की दिशा में केंद्र सरकार लगातार निर्णायक कदम उठा रही है। ऐसी कड़ी में आज केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में देश भर के राज्यों की कृषि मंत्रियों और दिल्ली सरकार के विकास मंत्री कपिल मिश्रा के साथ एक महत्वपूर्ण वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी विकसित कृषि संकल्प अभियान की तैयारियों की समीक्षा और समन्वय सुनिश्चित करना था। दिल्ली में इस अभियान के तहत 87 गांवों को कवर किया जाएगा, साथ ही 36 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने भी इस अभियान को पूर्ण समर्थन देते हुए कहा, दिल्ली में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि खरीफ फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाई जा सके तथा किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। इन आयोजनों के माध्यम से राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दिया जाए। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मयूरी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।